हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का एक नई वीडियो में आगाज़ है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा ही होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का टाइम था, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी हुआ था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टैटिस्टिक की जो हमारा सेकंड टर्म का 16 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हमारे को क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना चाहिए और कम समय में हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर एक टॉपिक को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हमें एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे और जहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये समझना, अगर आप लोगों ने भी सिलेबस को चेकआउट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो बच्चे ऐसा है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि नहीं हमारे नहीं, तो आप लोग पहले कि आप लोग भी जाके एक बार श्योर हो जाओगे हाँ सिलेबस हमारा ये आ रहा है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने एक अलग बात होती है। और अगर आप ऐसे धुन में लगे हो तो फिर आपका बेकार है पढ़ना। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है कि अगर आपको कोई डायरेक्शन पता नहीं है किस वे में चलना, क्या क्या तरीके होने चाहिए, तो फिर तो बेकार है। क्योंकि आप फिर वही हो कि जो जरूरी है वो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम, हमारे पास सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 दिन लग गए, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो में क्या बात करूँगा कि हमें जो हमारा बुक है स्टैटिस्टिक, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 की स्टार्ट होती है। कौन सा है? डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मतलब परिक्षेपण के माप। क्या? परिक्षेपण के माप। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। सारे के सारे टॉपिक को मतलब, और बहुत सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट टॉपिक जो होंगे आप लोगों के डिलीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमें मेन टॉपिक्स को देखना है। तो पहले कह रहे हैं निरपेक्ष माप। क्या हमें पढ़ना है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, मतलब कि जो 2 प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष होता है, एक निरपेक्ष। तो हमारे सापेक्ष वाले में नहीं है, हमारे पास सिर्फ जैसे कि निरपेक्ष में। आप निरपेक्ष में क्या क्या टॉपिक्स आपके आ रहे हैं? रेंज हो गया, मतलब परास हो गया, चतुर्थक विचलन मतलब आपका जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, और फिर आपका अंतर मतलब इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे के सारे टॉपिक उसमें होंगे। अब परास वगैरह क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि परास का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में क्या होती है, लोएस्ट वैल्यू। अगर आप परास गुणांक निकालते हो तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस में, और फिर उसके बाद आपको उसका प्लस कर दो, ये क्या निकलेगा आपका, ये आपका रेंज यहाँ तक। और दूसरा टॉपिक आपको इसमें क्या पढ़ना होगा? चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन का मतलब क्यूडी। अब क्यूडी का मतलब आपको इसमें 3 टॉपिक, मतलब 2 से 3 टॉपिक को आप लोगों को मैंने बता रखा है, सिर्फ Q1 पढ़ लो, और Q1 और Q3, अब ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q3 माइनस में Q1 ये हो जाएगा, और अपॉन में 2, ये क्या कहलाएगा आपका चतुर्थक विचलन वगैरह। ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। और अंतर चतुर्थक विचलन का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है कि अगर अंतर चतुर्थक निकालोगे तो वहाँ पर Q3 माइनस में Q1 और अपॉन में 2, और ये आपका सिर्फ QD का क्या होता है? Q3 माइनस में Q1 होता है। ये आपके दोनों टॉपिक इसमें से कवर करना है, तो वो सारी चीज़ आप उसमें कर सकते हो। और दूसरा जो हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो कहाँ से बनेंगे आपके? वो बनेंगे मानक विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सारी चीज़ अगर आप वीडियो को मतलब पूरा डिटेल में देखना चाहते हो, आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पर क्या आपको ये मानक विचलन वाला जो पोर्शन होगा, इसको आपको तैयार करना होगा। और यहाँ से आप देखो सिंपल बात है, ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ये आपका न्यूमेरिकल के पार्ट है। क्या है न्यूमेरिकल? तो आप न्यूमेरिकल का सीधा सा अर्थ ये होता है कि न्यूमेरिकल जो आपका मैटर करता है वो आपकी प्रैक्टिस पे। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा डिटेल में, तो उससे आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चंस को मतलब एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को, 2-4 क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वो हो जाएगा। और फिर इसमें लास्ट टॉपिक आपको परिक्षेपण वाले में पढ़ना क्या है? विचलन गुणांक। विचलन गुणांक में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि जैसे कि आपको 2 चीज़ें बता रखी, मतलब x, y 2 वैल्यू दे रखी है, x और y की, तो उसमें क्या करना है? उनके बीच में विचलन। विचलन मतलब क्या आपका कह सकते हो वहाँ पर कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब कि डिफरेंस की, उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के उसमें जो मेथड वगैरह होंगे, उस मेथड को आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आपको करना है, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं आपका। और नहीं तो क्या होता था कि ऐसा कि 11th क्लास में जो सबसे टफ न्यूमेरिकल का जो चैप्टर होता था वो कौन सा होता है? डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता था, परिक्षेपण के माप, ये हो गया। और फिर उसमें क्या करना, अब आपका चैप्टर नंबर जो 12 है, 12 में से भी आपके बहुत सारे टॉपिक को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया गया, डिलीटेड कर दिया गया। तो जो टॉपिक सारे मैं बस वो टॉपिक बता रहा हूँ, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो आपके सेकंड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, मैंने बस इसमें इस वीडियो में जो हम ये तांडव वाली वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो उस वीडियो में हम सिर्फ वही टॉपिक को ले रहे हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आ रहा है पेपर में, और जो आएगा ही। तो यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर नंबर 12 है, उसमें पहले क्या करना है आपको कि चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? सहसंबंध, कोरिलेशन है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता चाहिए कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। सो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल ही बात है, अब जैसे कि
टीचर स्टूडेंट दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है। अब फिर दो लोग और कोई जुड़े होते हैं, अब आप लोगों को गलत नहीं सोचना हो, दो लोग कौन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखनी है और फिर सहसंबंध के प्रकार। आपको अगर सहसंबंध के प्रकार क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग इसके आपने इसके बुकें वगैरह पढ़े होगी तो उसमें जैसे धनात्मक सहसंबंध हो गया, ऋणात्मक सहसंबंध हो गया, और फिर उसके बाद आपका आता है ऋणात्मक संरेखीय हो गया, आरेखीय हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, सहसंबंध होते हैं। और फिर उसके बाद एक आपका मैथड 3 प्रकार के होते हैं इस चैप्टर में पूरे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 2 मैथड को पढ़ना। पहला आपका क्या है, स्कैटरिंग मैथड कह सकते हो, मतलब आपका प्रकीर्ण विधि। प्रकीर्ण विधि का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ आपके ग्राफ्स होंगे जिसमें बताएगा कौन सा, मतलब अगर डायरेक्ट लाइन जा रही होगी तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, वो हो गया। तो ये, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना आपका, जो इसमें 2 मैथड, तो वैसे जो एक कार्ल पियर्सन के, मतलब 2 तो आपके आ रहे, 3 मैथड जिसमें कौन सा, एक आपका प्रकीर्ण विधि थी, दूसरा कार्ल पियर्सन, दूसरा कहता है स्पीयरमैन। तो यहाँ पर क्या करना आपको, स्पीयरमैन का नहीं पढ़ना, और टॉपिक आपका क्या रिमूव है। आपको सिर्फ कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा, वो कार्ल पियर्सन को। तो आप लोग क्या करिए, इसके जो टॉपिक्स होंगे, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, आप लोग इसके क्वेश्चंस को जाके डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लो। और जो हमारा चैप्टर नंबर 13 होता है, 13 में भी बहुत सारे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। मेन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा, सूचकांक का मतलब क्या होता है, क्या होता है सूचकांक की मीनिंग क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा होगा कि सूचकांक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 2 चरों के बीच में, सिंपल से 2 वेरिएबल है, तो उन 2 चरों के बीच में समय के कारण जो भी परिवर्तन आता है ना, वो क्या कहलाएगा, सूचकांक कहलाएगा। क्या होता है, सूचकांक, ठीक है, ये हो गया। अब सूचकांक के कुछ प्रकार होते हैं। तो सूचकांक जैसे कि आपका होलसेल इंडेक्स हो सकता है, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग होते हैं कि सामान वगैरह बनाते हैं, क्या करते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, क्या करते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं। तो वो लोग जो सामान खरीदते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बहुत होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं। किस पे, होलसेल प्राइस पे। तो होलसेल प्राइस पे खरीदने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो नंबर्स होंगे अलग अलग आते हैं, और फिर नंबर्स में हम क्या, मतलब कंपैरिजन करने के लिए क्या बेस ईयर भी लेते हैं। तो थोक कीमत सूचकांक आपको टॉपिक कवर करना होगा। और फिर उसके बाद उपभोक्ता, मतलब एक जो इंडिविजुअली बनाया जाता है उसका यूज़ का, उसका आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर मुद्रास्फीति के बारे में, जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसको पढ़ना होगा। और फिर लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्री वाला, ये, ठीक है। इनके बारे में आपको बस थोड़ा सा क्या डेफिनेशंस को कवर करनी है इनकी, कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है और इसकी परिभाषा। और मेन जो क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, वो क्वेश्चन क्या बनेगा, सूचकांक के प्रयोग की। आज के समय में अगर हम क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर आज के समय में हम इंडेक्स को बनाते हैं तो इस इंडेक्स का हम यूज़ किस लिए कर सकते हैं, उसके क्या यूजेज है, वो सारे टॉपिक को आपको यहाँ पर देखने होंगे। तो ये सारे के सारे अगर आप टॉपिक करते हो तो आप लोगों का पेपर क्या होगा, आपके, अगर मैं बात करूँ 40 में से अगर आपका 2 बुक है तो दोनों 40 के, मतलब दोनों मिक्स होगी अगर देखा जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर 40 में से भी अगर आप 35 मार्क्स ले आते हो तो अभी आपकी जो परसेंटेज होगी, मेरा तो टारगेट आप लोग 40 में से 40 लगे। क्या कर रहा हूँ, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि आप लोग तो 40 में से 40 ले। कुछ बच्चे 40 में से मतलब 39 भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश तो करोगे आप 40 में से, आपका टारगेट लंबा होना चाहिए। बेशक उससे कम जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी सोच बड़ी होगी तो नंबर भी क्या होंगे, बड़े होंगे, सिंपल बात है। अब ऐसा अगर सोच के चल, लेकिन हमारे 40 में से सिर्फ 10 नंबर है या 15, तो आपका पास होने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। आप टारगेट बनाइए और उसके ऊपर क्या दबा के मेहनत करिए कि आपके जो नंबर हो क्या आगे 40 में से 40 या फिर 35 भी आएंगे ना, तो इससे आपके जो फर्स्ट टर्म के और अभी की जो होगी परसेंटेज का रेशियो होगा आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ तक का क्या था कि हमारी जो वीडियो में जो थंबनेल हमने बनाया था कि हाँ इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिस्टिक का जो टाइम होता है, ये पूरी फाइनली थी कि आप लोगों को 2 वीडियो में मैंने पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का और जो आपका जो स्टैटिस्टिक का वो पूरा का पूरा मैंने डिटेल समझा दिया आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब आप लोग करिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट करिए, फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो करिए, वहाँ से आप पूछ सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा कि आज की वीडियो में, और आज हमारा 14 अप्रैल भी है, कि जो कि हमारा क्या आज की वीडियो में टांडा होगा, और वो टांडा होगा बोर्ड पे आप बाकी लोग देख रहे होगे। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को कम से कम आधे घंटे तक वीडियो को कंटिन्यू देखना, और आपके जो यहाँ पर पूरे जो टॉपिक्स होंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, आज इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले चैनल को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस चीज़ के लिए पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे, तो जितने भी आपके सेकेंड टर्म में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे आपके मैंने यहाँ पर लिख रखे, और एक एक टॉपिक को मैं डिटेल्ड में जाके वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बेशक वीडियो लंबी हो जाए, तो मैंने आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन दी थी, और आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि हमारे
हमारे चैप्टर कितने आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 आ रहा है, क्या उत्पादन फलन है। कौन सा चैप्टर आ रहा है, उत्पादन फलन होगा, चैप्टर नंबर 8 हो गया, लागत की अवधारणा हो गया, चैप्टर नंबर 9 हो गया, आगम की अवधारणा हो गया, और चैप्टर नंबर आपका 10 नहीं आ रहा है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 11 है वो क्या है, पूर्ति का सिद्धांत हो गया, उसी में पूर्ति की लोच पे इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो हमारा होता है वो चैप्टर नंबर 12 और 13 है, मतलब बाजार के रूप, और दूसरा क्या उसमें जो बाजार की, जिसमें डायग्राम वगैरह हमारे सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना है, ये चीज़ें होंगी। तो आप लोग करिए क्या, अब ध्यान से टॉपिक को समझना। पहले नंबर हम चैप्टर नंबर 7 को उठाते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर क्या है, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हो, और एक कारक के प्रतिफल, रिटर्न ऑफ फैक्टर कह सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स को देखना है। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा, तो सबसे पहले क्या करिए कि आप लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें टॉपिक को देखना है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था कि हमने जो, अगर आप कोई भी मतलब जब आप उत्पादन फलन को पढ़ोगे या फिर पूर्ति को पढ़ोगे या फिर आप मांग को पढ़ोगे, तो आपका क्या होता था कि वहां पर क्या होता है कि आपके दिमाग में एक अलग माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि डिमांड का पढ़ने से मतलब क्या होता है, आप एक कंज्यूमर होते हो, और जब सप्लाई का आपने पढ़ा होगा तो वहां पर अपने आप को एक प्रोड्यूसर माना होता है। यहाँ पर उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि उत्पादन फलन की अगर डेफिनेशन की बात करें कि देखो, उत्पादन करने के लिए आपके पास फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप कहते हो, या फिर आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो। कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या होता है, भूमि, श्रम, उद्यम और पूंजी। ये क्या होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं। इसके अलावा भी हमारे नॉन फैक्टर होते हैं। उसकी परिभाषा क्या होती है, आप सिंपल से कह सकते हो कि उत्पादन के कारकों, अगर हम कह सकते हैं कि उत्पादन के कारक और उत्पादन, अगर आपके कारक सस्ते होंगे, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप लोगे जो फैक्टर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर की कॉस्ट क्या लो होगी, तो आपका प्रोडक्शन में क्या होगा, हाई होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के जो कारक होंगे, अगर उनकी कीमतें ज़्यादा होती है, उनकी कीमतें क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो आपकी कॉस्ट भी, उत्पादन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उत्पादन के कारकों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो हमारी पहली क्या होगी, फर्स्टली क्या होगी, जो हमारी डेफिनेशंस क्या होगी वो क्लियर जाएगी। क्या बताना है आप लोगों को कि आप कह सकते हो कि उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच में पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। तो ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे, उसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्पकालीन उत्पादन और दीर्घकालीन उत्पादन क्या होता है। तो ये टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को मैंने बता रखा था कि हमारे फैक्टर कितने होते हैं। आप स्थिर कारक होते हैं, मतलब जिसे हम मतलब स्थिर कारक भी कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं, स्थिर कारक। और दूसरा हमारे क्या होता है, परिवर्ती कारक। क्या होता है, परिवर्ती कारक। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा होगा। तो अब देखिए ये दोनों थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। क्या होता है कि स्थिर कारक वे कारक होते हैं जो तो उत्पादन के ना तो बढ़ने पर बढ़ते और ना तो उत्पादन के घटने पर। अगर आपका प्रोडक्शन 1000 है तो भी आपका कॉस्ट सेम आएगी, अगर आपका प्रोडक्शन 0 तो भी कॉस्ट क्या होगी, सेम आएगी। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दे रखा था कि जैसे कि अब मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा तो भी जो रेंट होगा वो मेरे को 6000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँ तो भी रेंट मेरा क्या रहेगा, 6000। तो ये क्या होगा, हमारा ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। मतलब कि यहाँ पर जो मेरे को स्थिर कारक है कि यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट आएगी क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। ये चीज होगी। और परिवर्ती का मतलब क्या होता है, परिवर्ती कारक होते हैं जो बढ़ते, जैसे कच्चा माल हो गया। अगर आप कच्चा माल ज्यादा यूज करोगे तो आपका प्रोडक्शन क्या ज्यादा होगा, अगर आपने कम यूज करा तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ पर देखिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन का मतलब क्या होता है। अब देखो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म। तो अल्पकालीन उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जो हम उत्पादन करते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्थिर कारकों को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कौन कौन से, जैसे कि आपका भूमि हो गया, मशीन वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आपके पास जो श्रम होगा, मतलब जो परिवर्ती कारक होगा, सिर्फ परिवर्ती कारक, या फिर आप रॉ मटेरियल को ही क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, वो हो गया। अब इसके अलावा देखो दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है। तो दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक लॉन्ग अप्रोच है, मतलब आप मार्केट में आए, आप बिजनेस फील्ड में आए तो आपको काम करना है, लेकिन आपको एक लंबे ड्यूरेशन में काम करना है। तो मतलब आपका 10, 20 साल, 25 साल। तो सिंपल बात है कि अगर आपने अपनी इंडस्ट्री एक जगह लगाई है लेकिन आपको वहाँ पर रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक लॉन्ग टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अल्पकाल में क्या होता है, आप शिफ्ट नहीं हो सकते। आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए
प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको परिवर्ती कारकों को ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, चाहे परिवर्ती कारक हो चाहे स्थिर कारक हो, आप दोनों को चेंज कर सकते हो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा जो इस चैप्टर का जो इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप लोगों का टॉपिक क्या था, परिवर्ती अनुपातों का नियम। अब परिवर्ती अनुपातों का नियम किससे कनेक्टेड होता है, वो टीपी और एमपी से। किससे कनेक्टेड होता है, टीपी से और एमपी से। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को कुछ डायग्राम वगैरह मैंने बनाऊंगा। तो डायग्राम अगर मैं यहाँ पर रफली बता दूँ कि वहाँ पर हमने डायग्राम किस तरह के सीखे थे। तो जो आप लोगों का डायग्राम, तो वहाँ पर परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या बताता है कि जैसे कि आपका ये हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर क्या होता था, इस पर हम क्या होता है हमेशा ऐसा, ये आपका टीपी होता था और यहाँ पर क्या होता था ये। तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ इसको देखा था ये। तो परिवर्ती अनुपातों का नियम हमारे को क्या बताता है कि मतलब स्थिर कारक को स्थिर रखते हुए जब परिवर्ती कारकों की इकाइयों को हम क्या करते हैं, लगातार बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, लगातार बढ़ाते हैं। तो पहले जो होता है कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता होता था, फिर क्या होता है अधिकतम बिंदु पर। तो सेम उसी को क्या कहा गया, परिवर्ती अनुपातों का नियम। यहाँ तो हो गया। अब इनके बीच में अगर आपसे संबंध पूछता है, सिंपल ही बात है, अगर टीपी बढ़ती दर से बढ़ा तो एमपी भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी क्या होता है, मतलब सीमांत उत्पाद क्या होता है, घटता है। ये हो गया। और इसके अलावा अगर जो टीपी होता है स्थिर हो जाता है तो जो सीमांत उत्पाद क्या शून्य होता है, और टीपी जब गिरने लगता है तो वहां पर क्या होता है कि वो ऋणात्मक हो जाता है। तो ये क्या आता है उनके बीच में संबंध। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में बताया था कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 8 होता है उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या आएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा कहता है कि लागत की अवधारणा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ आप कह सकते हो कॉस्ट क्या होता है। तो वो लागत किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अब अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर और नॉन फैक्टर पे क्या खर्चा करना पड़ेगा। तो आप सिंपल से कारक तथा गैर कारकों पर जो हम खर्चा करते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, लागत। ये हो गया। अब इसके अलावा देखो अल्पकालीन लागत क्या होती है और दीर्घकालीन। तो मैंने आपको बता रखा कि जो कारक होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक स्थिर कारक और एक परिवर्ती कारक। तो अल्पकालीन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आप काम करना है, ठीक, अगर आप प्रोडक्शन का काम करना है लेकिन आपके पास जो टाइम पीरियड है कितना, 5 साल का, 5 से 6 साल का, बहुत शॉर्ट टर्म में। तो आप क्या करोगे कि अगर आपने कहीं अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसमें क्या होगा कि आप कंपनी को नहीं ले आना चाहोगे, किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपके क्या होगा, जो लेबर्स होंगे आप उनके नंबर्स बढ़ा सकते हो, या फिर आप कह सकते हो रॉ मटेरियल अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल को आप बढ़ा सकते हो। तो ये देखोगे तो यहाँ पर ये अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, सिंपल कर दो कि अल्पकालीन लागत, अल्पकालीन उत्पादन लागत वे लागत होती है जो, ठीक है, जो अल्पकाल के समय में सिर्फ क्या होती है, बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मतलब सिर्फ कौन कौन से, परिवर्ती कारक को कह सकते हो। तो वो क्या कहलाएगा आपका अल्प। अब यहाँ पर हमें देखना है टीसी, टीएफसी, टीबीसी और ये मतलब इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं और इनकी डेफिनेशन वगैरह को। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन अगर बता दूँ तो जो डेफिनेशन होती है किसकी, टीएफसी की। तो टीएफसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कुल अगर आपको कुल स्थिर लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन के घटने पर घटती है, या ऐसे कैसे, सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या बता, जो टीवीसी होगा क्या कहलाएगा, वो आपका कि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी, अगर आपका लागत घटेगी, उत्पादन घटेगा तो लागत क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम टीएफसी की बात करें तो टीएफसी का मतलब क्या होता है कि आपका उत्पादन चाहे बढ़े या चाहे जीरो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो बिल्कुल आपकी आएगी जितनी है। चाहे अगर आप, जैसे कि मैं आप लोगों को मान लेता कि यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर एक बच्चे को पढ़ाऊंगा तो भी मेरे को रेंट उतना ही देना पड़ेगा, अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो भी रेंट मेरे को उतना ही देना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा टीएफसी। अब दोनों को अगर आप जोड़ दो, कुल लागत का मतलब क्या होता है, आप सिंपल कहते हो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत के जोड़ को हम क्या कहते हैं, कुल लागत। ये हो गया। इनके डायग्राम्स को अगर हम देखें तो डायग्राम्स को कैसे देख सकते हैं, अगर आपको पता हो यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ हमारा डायग्राम जो इनका होता है कि जो टीएफसी होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है। यहाँ वाई अक्ष हो गया, टीएफसी हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपका उत्पादन चाहे 0 चाहे 100 एक रहेगा। और टीएफसी क्या होता है, उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ेगी और उत्पादन के घटने पर क्या होगी, घटेगी। तो ये हमारा क्या ऐसा डायग्राम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में अगर हम रिलेशंस की बात करें, इनके बीच में रिलेशंस क्या बताता है कि जो टीसी होता है वो टीवीसी क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है कभी भी। और ये समांतर होने का मतलब इनके बीच में जो गैप आती है, पूरे जो गैप आ रही मतलब पैरेलल का, तो उसका मेन कारण क्या होता है, टीएफसी। और यहाँ पर अगर और बताने क्या कि जो टीवीसी और टीएफसी है
वो किसकी सहायता से निकाले जाते हैं, वो टीसी की सहायता से निकाले जाते हैं। और जो कुल लागत होता है वो क्या, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का क्या है, वो जोड़ होती है। यहाँ तक हो गया, तो इनके बीच में संबंध हो गया। अब अगर हम इसमें देखें थोड़ा सा, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो इनके बीच में रिलेशन, जैसे कि ये हो गया। अब अगर हम देखें जैसे कि एसी हो गया, एबीसी हो गया और एएफसी के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, तो अगर उनके रिलेशंस को हम देखें यहाँ पर, तो उनका हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा अगर डायग्राम बनाइए तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो एमसी का जो हो जाए, मतलब अगर एसी का जो डायग्राम होता है बिल्कुल क्या ऊपर होता है, यू शेप में होता है, ये क्या हो गया एसी का। और जो एएफसी का जो, अगर ये किसका कहलाएगा, एएफसी का। लेकिन जो एबीसी होता है क्या होता है, एएफसी को क्रॉस करता हो जाता है, ऐसा एबीसी है। तो इनके बीच में आप बता सकते हो कि जो यहाँ पर औसत, और ये कभी भी आपके जो एवरेज होते हैं दोनों। तो अब चलते हैं यहाँ पर, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, आगम की अवधारणा। क्या है, आगम की अवधारणा। तो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन, आप 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि आगम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, ठीक है, वो हो गया। और फिर उसके बाद परिभाषा देखेंगे, उनके बीच में संबंध, उनके डायग्राम वगैरह देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अब देखो सबसे पहले हमें समझना है कि आगम, तो सिंपल बात है, आगम आप वैसे तो होता है इकोनॉमिक्स वर्ड होता है, लेकिन अगर इसको मैं आम बोलचाल में कह दूँ तो आगम का मतलब था पैसा। अब पैसे की परिभाषा तो हर कोई जानता है, बच्चा जानता है कि पैसा होता है क्या, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है कि पैसे का मतलब ही क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हमें समझना है कि रेवेन्यू होता है कैसे, पैसा आता है कैसे। तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर कोई प्रोड्यूसर, क्या है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उस प्रोड्यूसर द्वारा, कोई भी उत्पादक है उसके द्वारा जो भी, मतलब जो भी गुड्स और सर्विस बनाई जा रही है, मतलब वस्तुएं सेवाएं जो भी बनाई जाती है, उसको बेचने के पश्चात क्या, उसको बेचने के पश्चात क्या होता है कि जो भी उसका पैसा आता है, उस पैसों को क्या कहते हैं, हम आगम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, आगम की अवधारणा होगी। और फिर उसके बाद हमें देखना है कि टीआर, एमआर और एआर के और क्या होता है उसके बीच में। अब देखो टीआर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं संधान से कि मान लेते हैं कि एक जो मार्कर है, एक, ठीक है, एक मार्कर की जो प्राइस है कि यहाँ पर एक मार्कर की प्राइस कितनी है, 10 रुपये, कितने 10 रुपये है पर मार्कर, आप कह सकते हो यहाँ पर। तो अगर मान लेते क्वांटिटी कितनी है 10, अगर 10 बेची गई तो मार्कर कितना, प्राइस कितना, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना होगा, वो आपका 100 होगा। क्या होगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर क्या होगा कि 100, मतलब कि आप सिंपल कह सकते हो कि उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के बाद, ठीक है, जितनी भी 50 या 100 जितनी भी वस्तु होंगी, उसको कुल वस्तुओं को बेचने के बाद उसकी जो कुल आगम आता है, मतलब वस्तु सेवा की बिक्री करने के पश्चात जो प्राप्त राशि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टीआर। क्या कहते हैं, उसको टीआर कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब उसके बाद आता है कि हम, मतलब एमआर का मतलब क्या होता है, एमआर का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब आप सीमांत आगम कह सकते हो। तो सिंपल बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या था कि 10 यूनिट बेची थी हमने, 10 मार्कर बेचे, कितने का हो रहा है, 10 रुपये का, मतलब कितना, 100 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मैं क्या 11 मार्कर बेचता हूँ, ठीक है, क्या मार्कर जो होता है कितने, 11 बेचता हूँ। तो 11 बेचने के बाद मुझे क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर 112 रुपये होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारा क्या, अगर हमें टीआर मतलब एमआर निकाला तो मार्जिन मेरा एडिशनल कितना हुआ था। तो सिंपल बात है, फॉर्मूला TR2 होता है माइनस में TR1। तो TR2 कितना था, 112 और माइनस में 110, तो कितना, 12 रुपये। मतलब मेरा जो एडिशनल यूनिट आया है, एडिशनल जो मेरी कॉस्ट है, मतलब आई है, रेवेन्यू कितना था एक मार्कर पे, 12 रुपये। तो ये क्या कहलाएगा आपका मार्क, मतलब आपका सीमांत आगम। अगर हम इसका देखें क्या है कि मतलब जो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपल ही बात है कि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से कहा कि हमने मार्कर बेचे थे 10 मार्कर, कितने, 10 मार्कर बेचे 100 रुपये के थे। तो अगर मैं मार्कर का एवरेज निकालूँ तो कितना, तो एक मार्कर कहीं नहीं कितने का होगा, 10 रुपये का। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा एवरेज रेवेन्यू। क्या कहलाएगा, एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर क्या था कि हमने मतलब पहले आगम की डेफिनेशंस को देखा है और फिर उसके बाद हमने TR MR का देखता है। अब इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशंस को देखते हैं। तो रिलेशन आपको पढ़ना है यहाँ पर कि जब इनकी प्राइस क्या होगी, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन में ही पेपर में आपका कई बार आया है कि जब यहाँ पर प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट हो। जैसे कि अगर हम डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पर, तो डायग्राम में अगर देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब डायग्राम में क्या होता है, जब आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता है, अगर नहीं पता तो कोई नहीं, हम आगे वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे अभी इसी में कि वहाँ पर हमें पढ़ना क्या है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ हमारे यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें, और जो कभी भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे कि MR और AR को, तो हमेशा क्या होता है कि जो MR क्या होता है और AR क्या होता है, मतलब AR प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये जो डायग्राम बनेगा यहाँ पर MR इक्वल टू जो MR होगा और ये AR क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर TR क्या होता है, ये ऐसे बढ़ता जाता है, क्या कहलाएगा, TR।
क्या लगेगा ये TR। तो इसको आपका एक्स अक्ष होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर TR हो गया और MR हो गया और AR इधर हो गया, और यहाँ पर आप कह सकते हो मात्रा, क्या कह सकते हो आप यहाँ पर मात्रा। तो ये किसका डायग्राम हो जाएगा, ये आपका TR और MR के। और फिर इसके बाद करना क्या है, आप लोगों को इनके बीच में थोड़ा सा संबंध को बता देना है कि जैसे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मतलब AR होता है वो कीमत के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब कीमत तो कहीं नहीं कि AR MR और प्राइस क्या होता है एक दूसरे के मतलब इक्वल होते हैं, और TR क्या होता है लगातार यहाँ पर क्या होता है बढ़ता है। आपको एक दूसरे पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, मतलब मेन आपको यहाँ पर क्या डेफिनेशन को याद करना है, ये हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 11। आप कहोगे सर 10 आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर नंबर जो 10 है वो आपका सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चैप्टर 11 का क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि देखेंगे हम, हाँ चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 11 पूर्ति का सिद्धांत। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और इसमें से 100% चांस है आपके 8 से 9 मार्क्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक पूर्ति क्या होती है, फिर व्यक्तिगत तथा सामूहिक पूर्ति, अनुसूची और वक्र क्या होता है, फिर पूर्ति का नियम देखेंगे, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कार्य। मतलब आप सिंपल ओवरव्यू यहाँ तक आप ले सकते हो कि ये चैप्टर इसमें हमारे को क्या ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करना है। अब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, अब आप लोगों को नंबर ज़्यादा चाहिए तो चैप्टर भी तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करना है। तो एक एक टॉपिक को मैं उठाता हूँ पहले कि हम देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि पूर्ति किसे कहते हैं, मतलब पूर्ति की परिभाषा। अब सिंपल ही बात है, आप लोगों को अगर लास्ट की वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो अगर ऐसा कोई बच्चा जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देखे तो आप सभी लोगों को चैनल के लिए मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। और आप करेगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आने वाले एग्जाम से पहले आपको सारी की सारी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिभाषा की बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी आप लोग क्या पूर्ति का टॉपिक पढ़ेंगे, क्या आप सप्लाई का पढ़ोगे, तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब होता है कि आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, आपका जो दिमाग होना चाहिए, वो आपको क्या अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर एज अ सेलर मान के चल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप डिमांड आप पढ़ रहे थे, तो डिमांड में क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है डिमांड में, तो डिमांड में वो जो होता है कि यहाँ पर हमें कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कंज्यूमर के बारे में। तो हमें यहाँ पर अपने आप को क्या मानना है, एज अ प्रोड्यूसर एज अ सेलर। तो सिंपल ही बात है, पूर्ति की डेफिनेशन कि आप सिंपल कर सकते हो एक समय अवधि के दौरान, या फिर आप कह सकते हो एक समय अवधि के दौरान निश्चित कीमत तथा निश्चित मात्रा पर बेची गई या बेची जाने वाली वस्तु की मतलब वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पूर्ति। या फिर आप कह सकते हो कि उत्पादकों द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत, उत्पादकों किसको मैं बात कर रहा हूँ, उत्पादक या विक्रेता डाल सकते हो कि उत्पादकों द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा को हम कहते हैं पूर्ति। क्या कहते हैं, उसकी पूर्ति हो गया। अब देखो व्यक्तिगत पूर्ति और यहाँ सामूहिक, बस करना है कि जब भी आप व्यक्तिगत का टॉपिक पढ़ोगे और सामूहिक का, तो बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या करना, पूर्ति की पूरी डेफिनेशन होगी, बस इसमें क्या करोगे, यहाँ पर एक विक्रेता डाल दोगे और यहाँ पर क्या सभी। क्या करूँ मैं कि जब भी आप लोग क्या करोगे व्यक्तिगत के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति डाल देना और यहाँ पर क्या सभी व्यक्ति। तो अब यहाँ पर देखिए क्या व्यक्तिगत पूर्ति का मतलब क्या होता है। आप सिंपल कह दो कि एक उत्पादक द्वारा या फिर एक विक्रेता द्वारा एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेची जाने वाली जो वस्तु की मात्रा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत पूर्ति। और जस्ट अगर आप बात करें सामूहिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सभी, क्या करना है, सभी, कि सभी विक्रेता द्वारा या सभी आप कह सकते सभी उत्पादक द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेची गई वस्तु की मात्रा को हम क्या कहेंगे, सामूहिक पूर्ति। ये हो गया। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। पहला टॉपिक आ रहा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक पूर्ति अनुसूची। अब मेन क्वेश्चन आता है कि अनुसूची, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो एक एक नंबर से पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह। तो याद रखिए सामूहिक या फिर व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है। अनुसूची का मतलब टेबल। अब सिंपल सके कि एक व्यक्ति जो मतलब निश्चित कीमत पर जो मांग करता है, तो कोई ना कोई प्राइस होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मार्कर 10 रुपये कीमत थी, तो मैं मार्कर 5 खरीदता था। अब कीमत क्या होगी, 15 होगी, तो मैं मार्कर क्या 4 खरीदूंगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो एक व्यक्ति द्वारा जो भी मांग की जाती है और उसके मांग को क्या करे, हम एक शेड्यूल मतलब एक टेबल बना दे, तो उस टेबल को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत पूर्ति। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर समझ ध्यान से कि यहाँ पर प्राइस होगा और यहाँ पर क्या क्वांटिटी होगी, क्या होगी, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस 10 थी तो मान लेते हैं प्राइस 10 थी, तो सप्लाई कितनी होती थी, मान लेते हैं 10। और जब मतलब यहाँ पर प्राइस 20 हो गई तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। फिर प्राइस क्या हो गई, 30 हो गई तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। प्राइस 40 हो गई तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। ये हो गया। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा हो गई, तो ये सब कहेंगे मतलब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अब दूसरा अगर देखें सामूहिक, तो जैसे कि मानते हैं प्राइस थी, अब एक बंदा मानते हैं यहाँ पर क्या, एक व्यक्ति ए नाम का है, दूसरा मानते हैं यहाँ पर बी, क्या हो गया बी। तो 10 रुपये की कीमत थी, वो 1 करता था, फिर यहाँ पर 2 कर रहा है, फिर 5 कर रहा है, फिर 7। अब अगर हमें बात करें
सामूहिक। तो सामूहिक का मतलब कहता है कि दोनों व्यक्ति द्वारा कितनी सप्लाई की गई, कितनी, दोनों व्यक्ति। तो यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो जाएगा, ठीक है, 32 होगा, 55 हो जाएगा और यहाँ पर 67। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा कहलाएगा आपका सामूहिक पूर्ति। क्या कहलाएगा आपको, सामूहिक पूर्ति समझना है कि सभी उत्पाद, क्या, सभी उत्पादकों द्वारा, ठीक है, सभी उत्पादकों द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेची गई मात्रा को अगर हम एक मतलब एक पूर्ति की सहायता, एक अनुसूची की सहायता से दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, सामूहिक पूर्ति। क्या कहलाएगी आप लोगों की, सामूहिक पूर्ति। यहाँ तक की होगी। और अब देखते हैं पूर्ति वक्र। अब सिंपल ही बात है कि अब यहाँ पर क्या करना है, अगर व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहता है तो आप क्या करो कि अगर डायग्राम मान लेते टेबल है तो अगर एक व्यक्ति जो जिसने मांग की थी अगर आप उसका दर्शा दो तो ये आपका बन जाएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है, ये ऐसा ऐसा होगा। तो ये क्या व्यक्ति, लेकिन अगर आप यही क्या करते हो, सामूहिक वाला बना देते हो तो सामूहिक वाला कुछ आपका इस प्रकार का बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, सामूहिक पूर्ति। मतलब कि जब हम व्यक्तिगत अनुसूची को एक वक्र की सहायता से दर्शाते हैं, क्या, जब, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब व्यक्तिगत अनुसूची को एक वक्र की सहायता से दर्शाते हैं तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। और जब सामूहिक अनुसूची को एक मतलब एक वक्र की सहायता से दर्शाते हो क्या कहलाएगा हमारा, वो सामूहिक पूर्ति वक्र। यहाँ तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला हमारा आ रहा है, क्या है वो, पूर्ति का नियम। क्या कह रहे हैं, पूर्ति का नियम। ये चीज़ समझना ध्यान से। तो पूर्ति का नियम आपको समझना है। तो पूर्ति के नियम में मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया होगा, अगर आप मुझसे नहीं देखा होगा तो, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सारे के पूरे मतलब एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिसमें आपको थंबनेल, आपने बाकी सारी चीज़ें देख रखी है कि मैंने थंबनेल भी भरा, मतलब वो चीज़ें कर रखी थी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हमें पूर्ति का नियम समझना है। तो पूर्ति के नियम में क्या होता है कि यहाँ पर एक बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अब कहोगे ये अन्य बातें क्या होती है, तो ये आके हम यहाँ पर देख लेंगे अगले टॉपिक में। तो पूर्ति का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, क्या, पूर्ति का जो नियम होता है वो आप लोगों को ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की पूर्ति घट जाती है। और इससे हमें पता चलता है कि जो वस्तु की पूर्ति और कीमत में नेगेटिव क्या होता है, रिलेशन होता है। किसमें, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो और फिर उसका आप लोग डायग्राम बना दोगे। क्या कर दोगे आप लोग, उसका डायग्राम बना दोगे। तो डायग्राम बनाओगे तो उसमें डायग्राम क्या बनेगा, सिंपल ही बात है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मात्रा या फिर आप पूर्ति। तो सिंपल बात है क्या होगा, ये आपका पूर्ति। अब यहाँ पर देखो क्या पूर्ति, कीमत हमारी यहाँ से सप्लाई इतनी हो रही है, जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे प्राइस घटाएंगे सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये पूरा आपको बताना है, 3 से 4 नंबर में आएगा। क्या, डेफिनेशन पहले दोगे और फिर उसके बाद करना क्या, उसके टेबल बनाओगे और टेबल बनाने के बाद उसको डायग्राम कर देना। ये हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं, ऐसे कौन कौन से निर्धारक हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, मैंने आपको कम से कम 5 से 6 कारक पढ़ाए थे। पहले क्या था, वस्तु की अपनी कीमत। क्या, वस्तु की, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्या था, वस्तु की अपनी कीमत। तो सिंपल ही बात है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, आप बताओगे पहले कि वस्तु की अपनी कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। और इसके विपरीत क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में क्या होता है, कमी होती है तो वस्तु की पूर्ति घट जाती है। अतः वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा रिलेशन होता है, वो मतलब आप कह सकते हो उनके बीच में सप्लाई और मतलब सप्लाई और प्राइस में कैसा पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसमें, पॉजिटिव। ये हो जाएगा और बता दोगे। अब फिर दूसरा क्या कारक आता है कि उत्पादन के कारकों की कीमत। अब फैक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कह सकते हो, ठीक है, उत्पादन के कारक। अब सोचो जिस चीज़ से हम मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, तो मार्कर बनाने के लिए मेरे को प्लास्टिक वगैरह चाहिए, पानी वगैरह चाहिए, इंक वगैरह चाहिए, ठीक है। तो अब सोचो कि जो रॉ मटेरियल होगा अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो मेरी कॉस्ट क्या होगी। आप बताइए, आप लोग क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मान लेते हैं कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ मार्कर का, ठीक, अब मैं जिस चीज़ से मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो अब सोचिए वहाँ पर अगर उस प्रोडक्शन मतलब जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, मतलब जो कच्चा पदार्थ यूज़ हो रहा है, अगर उसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, अगर उसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मेरी जो इसकी कॉस्ट आएगी, जो मार्कर की जो कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर मार्कर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, तो मैं सप्लाई ज़्यादा करूँगा, नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्या हो रही, ज़्यादा आ रही है। सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्पादन के कारक भी क्या होता है, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्यों, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी क्या बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे क्या होगा, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, सरकारी नीति। अब सरकारी नीति क्या होती है, तो मैंने इसको 2 प्रकार से बताया था, एक आर्थिक सहायता के रूप में, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था कि मतलब दूसरा था कर के रूप में।
तो अब सोचो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन करने से क्या होगा कि देखिए प्रोडक्शन करने से अब सोचो गवर्नमेंट क्या टैक्स लेती है, सिंपल ही बात है। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगा तो हम लोग प्रोडक्शन करना चाहेंगे, हम लोग उत्पादन करना चाहेंगे। आप लोग क्वेश्चन का नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ पैसा क्या होता है कि गवर्नमेंट है, और आज के समय में क्या होता है, सोचो कोई भी व्यक्ति अपना कुछ पैसा क्या गवर्नमेंट को देना चाहेगा बिना किसी कारण में नहीं। तो सिंपल बात है कि अगर सरकार द्वारा वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो उस पर क्या होगा कि हमारा जो कहने की जो उत्पादक हो उसके द्वारा क्या प्रोडक्शन कम किया जाएगा। इसके विपरीत अगर मानते हो वहीं उसके कंपेरिजन में कि जो सरकार है, ठीक है, वो क्या करती है कि अगर वहाँ पर क्या होती है कम से कम वो क्या करती है कम से कम पैसा मतलब टैक्स लगाती है और वहाँ पर आर्थिक सहायता देती है, तो वहाँ पर क्या करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोडक्शन करेंगे और जिससे हमारी क्या सप्लाई बढ़ेगी। ये हो गया। और इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हम बात करें जैसे कि कार के अब फर्मों का उद्देश्य क्या, फर्मों का उद्देश्य, अब फर्मों का उद्देश्य अगर मानते कोई फर्म है, ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगी उन चीज़ों का मार्केट में प्रोडक्शन करेगी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहा हूँ मैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेगी जिसकी मांग मतलब जिसकी मार्केट में क्या सप्लाई नहीं होगी, तो वो चीज़ हो जाएंगी। तो अगर उद्देश्य उनका अच्छा है तो सिंपल बात है प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगी। ये हो गया। तो ये हमने क्या होता है मतलब 4 से 5 पॉइंट हमने इसमें देखे थे। ये हो गया। अब अगला कह रहा है कि हमारा पूर्ति फलन क्या होता है। अभी देखो यहाँ पर पूर्ति फलन, तो पूर्ति फलन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि वस्तु की पूर्ति क्या, वस्तु की जो पूर्ति होगी और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, कारक अभी हमने पढ़े जो 4 से 5 पॉइंट, तो इनके बीच में कोई रिलेशन पाया जाएगा। तो जैसे अभी मैंने कहा कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति क्या होगी, आप लोग बताइए, पूर्ति भी बढ़ेगी। अगर कीमत घटेगी तो पूर्ति क्या होगी, घटेगी, तो प्रभावित हो रहा। तो आप सिंपल कह सकते हो पूर्ति फलन का मतलब क्या होता है कि वस्तु की पूर्ति और वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, क्या वस्तु की पूर्ति और वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में जो संबंध पाया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्ति फलन कहते हैं। अब हमें देखना है कि पूर्ति वक्र पर संचलन और पूर्ति वक्र पर खिसकाव क्या होता है। तो सिंपल ही बात है, इस दो टॉपिक को भी आपका 3 से 4 नंबर के पूछाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ति वक्र पर संचलन क्या होता है। संचलन, संचलन वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब शिफ्टिंग, और अगर हम इसमें मूवमेंट होता है। और अगर हम खिसकाव की बात करें, क्या खिसकाव, तो खिसकाव भी आपका यहाँ पर 2 प्रकार का होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। तो पहला क्या कहता था आपका संकुचन, क्या पहला आपका होगा संकुचन और फिर दूसरा क्या होगा आपका विस्तार, ये टॉपिक था। और फिर अगर हम यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होता था आपका, यहाँ पर कमी, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा यहाँ पर वृद्धि, ये टॉपिक था। तो अब देखो संकुचन, मैंने आपको बताया था कि हमेशा कि जब भी क्या होगा संचलन, अगर मतलब पूर्ति कर्व आपका बना रखा है आपने, सप्लाई कर्व आपने बना रखा है, तो उसमें जो भी चेंजेस आएगा, क्या करोगे ध्यान से सुन लेना, उसमें जो भी चेंजेस आएगा उस चेंजेस का मेन कारण क्या होगा, प्राइस। और वहाँ पर जो अदर थिंग्स होंगी, मतलब जो अन्य बातें होंगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर देखो संकुचन मतलब कि पूर्ति कम होना। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ पूर्ति कम होना, तो पूर्ति जैसे कि अगर हम यहाँ पर हम डायग्राम बनाइए, ठीक है, तो डायग्राम में देखते हैं क्या सप्लाई कर्व होता है, ये पता है, मानते हैं प्राइस इतनी थी, सप्लाई इतनी होती। अब आपको पूर्ति कम करना, पूर्ति कम करने के लिए आप बताइए कि प्राइस को घटाएंगे कि प्राइस को बढ़ाएंगे। तो सिंपल बात है, आपने पूर्ति का नियम पढ़ा है कि सर प्राइस जो होगी वो प्राइस क्या होगी, घटेगी, तभी हमारी सप्लाई क्या घटेगी। तो प्राइस को यहाँ पर क्या कर दो, आप प्राइस को डिक्रीज कर दो, देखो अपने आप सप्लाई हो जाएगी, घट जाएगी। ये क्या कहलाएगा, पूर्ति वक्र पर संकुचन। दूसरा यहाँ पर टॉपिक है विस्तार। अब विस्तार का अगर आप देखिएगा तो विस्तार का मतलब सप्लाई हो गया, ठीक। अब आपको पूर्ति बढ़ाना है, क्या करना है, पूर्ति बढ़ाना। तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि पूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कि प्राइस को बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो सप्लाई को क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कि कीमत बढ़ेगी, क्या कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो सिंपल ही बात है, अगर यहाँ पर प्राइस है तो आप कीमत को बढ़ा दो, देखो कीमत को बढ़ाया आपने, सप्लाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ कीमत यहाँ बढ़ी और सप्लाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गई। तो बस आप लोग ये याद रखिएगा, पूर्ति वक्र पर संचलन का मतलब क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण, क्या कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र पर पड़ने वाले प्रभाव को हम क्या कहते हैं, संचलन। संचलन 2 प्रकार का होता है, एक संकुचन के रूप में, दूसरा विस्तार के रूप में। अब संकुचन का मतलब क्या होता है कि अगर वस्तु की कीमत घटती तो पूर्ति क्या घटेगी, क्या करेगी, वस्तु की पूर्ति घटेगी, तो उससे हम क्या कहेंगे, संकुचन। इसके अलावा क्या कि अगर मानते हैं यहाँ पर क्या कि वस्तु की कीमत बढ़ती तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, तो सब कहेंगे संकुचन। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं वृद्धि और कमी के रूप में, क्या वृद्धि और कमी के रूप में किस प्रकार का होता है। तो वृद्धि और कमी, अब हाँ यार मैंने क्या बताया कि जब भी आप खिसकाव को पढ़ोगे, क्या खिसकाव को पढ़ोगे, तो खिसकाव में जो मेन कारण वहाँ पर प्राइस आपकी कांस्टेंट रहेगी। मैं ध्यान से लेना, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, प्राइस जो होगी आप लोगों की क्या कांस्टेंट रहेगी,
प्राइस कांस्टेंट रहेगी, और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो वहाँ पर जो चेंजेस आएगा ना, वो चेंजेस किसके कारण होगा, वो अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। किसकी बातों में, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण क्या होगा, वहाँ पर चेंजेस होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बना लेते हैं यहाँ पर पहला कमी, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर करना क्या, क्योंकि हमें कमी और वृद्धि पढ़ना है। तो मान लेते हैं क्या, पूर्ति, ठीक है। अब ये क्या, पूर्ति, तो पूर्ति अगर में कमी किस साइड होगी आप बताइए, ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे बताइए। तो पूर्ति में कमी हमेशा क्या होती है, ऊपर की साइड होती है, पीछे की साइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, S1 S होना है, ठीक है। अब ये किसके कारण होगा, आप इसमें बताओगे कि कीमत के स्थिर रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन, जैसे कि अब कमी करना, जैसे कि क्या होगा कि अब कारकों की जो कार की कीमत होगी, कार की कीमतें क्या बढ़ जाए, फर्मों का उद्देश्य चेंज हो जाए, ठीक है। क्या, फर्मों का उद्देश्य चेंज हो जाए, तो उन सारे कारण से क्या होगा, पूर्ति क्या होगी, घटेगी, और फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पूर्ति में कमी कहेंगे। क्या, पूर्ति वक्र में कमी कहेंगे। दूसरा क्या है, इसी में अगर आप देखोगे इसका मतलब विस्तार, क्या, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि आपका पूर्ति का कर्व हो गया, ये हो गया, ये SS हो गया। अब वृद्धि हमेशा क्या होती है, पूर्ति में नीचे की साइड होती है, कहाँ पर, नीचे की साइड, ये तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पूर्ति वक्र में वृद्धि, क्या कहलाएगा, पूर्ति वक्र में वृद्धि। ऐसा अगर आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में देखना है ना, क्या करो, अगर आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में देखना है तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर जाकर मैंने सारे के सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोगों को वो चीज़ें देख सकते हो आप। तो यहाँ तक ये टॉपिक हो गया। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है, अब आते हैं यहाँ पर पूर्ति की लोच, जो हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है। तो इसको रफ कर दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो पूर्ति के चैप्टर का टॉपिक है कीजिएगा, क्या है, पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच का मतलब क्या होता है, अब देखो लोच वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि मतलब चेंजेस, किसमें चेंजेस। अभी तक आपने पढ़ा था कि हमने ये सीखा क्या, कि अगर प्राइस बढ़ेगी, क्या, अगर प्राइस बढ़ती है गुड्स एंड सर्विस की तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, अगर प्राइस घटेगी तो सप्लाई क्या होगी, घटेगी, आपने पढ़ा है। लेकिन अब हमें क्या एक्चुअली ये समझना है, क्या एक्चुअली ये समझना है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन हमें इसमें ये पता चले कि सप्लाई कितनी मात्रा, मतलब यहाँ पर हमें कुछ डेटा बेस पढ़ना है कि डेटा बेस पर कितनी मात्रा, कितने प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी, या फिर अगर प्राइस घटती है, अगर प्राइस घटती है तो प्राइस घटने से क्या होता है, कितनी कमी होती है, ये हमें देखना है। क्या करो, प्राइस घटती है तो उसमें कितनी कमी होगी। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच का मतलब सिंपल, आप सिंपल कह दो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ठीक है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मात्रा पर, क्या, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पूर्ति की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ति की लोच। तो आपको क्या डेफिनेशन दोगे, क्या कह रहा हूँ मैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को हम कहते हैं पूर्ति की लोच। ये हो गया। अब दूसरा इसमें आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना प्रतिशत, मतलब परसेंटेज मेथड पढ़ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा क्या होता है परसेंटेज मेथड, क्या होता है आपका, कि जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ES इक्वल टू क्या होता है, Q% अपॉन में P%। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखा होगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करो, इसको आप थोड़ा सा ड्राइव कराओगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, ES इक्वल टू डेल्टा, क्या होता है आपका फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P और P इंटू में Q, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके आपके क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके निकलने के चांसेस हैं। तो आप लोग क्या करिए कि यहाँ पर वीडियो मैंने सारे के सारे इस क्वेश्चन को करवा रखे, इस मेथड को डिटेल में पढ़ा रखा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये चीज़ हो गई। तो अब अगला हम देखते हैं क्या हमारा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, जैसे कि हमारे को पढ़ना है यहाँ पर पूर्ति की लोच को, क्या अभी तक हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, क्या पढ़ना है, पूर्ति की लोच को। अब देखो लोच का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको 2 शब्दों को समझना है, एक आपका बेलोचदार और एक लोचदार। क्या मैं कह रहा हूँ, एक लोचदार और एक बेलोचदार। लोचदार का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस में हल्का फुल्का चेंज आता है लेकिन उसकी सप्लाई में बहुत बड़ा चेंजेस आए, वो क्या कहलाएगा, लोचदार। क्या कह रहा हूँ मैं, अगेन सुना ध्यान से, कि अगर प्राइस में हल्का फुल्का सा चेंज आने पर उसकी सप्लाई पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो लोचदार। अगर प्राइस में हल्का फुल्का चेंज आने से लेकिन उसकी सप्लाई पर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएगा, बेलोचदार। तो अब ऐसे कौन कौन से कारक है जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं, तो आप लोगों को इसमें देखना है, सोचना है। तो देखो कौन कौन से कारक है, जैसे कि उत्पादन के कारक हो सकते हैं, उत्पादन की लागत। अब सोचो अगर आप जिस चीज़ से प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिस चीज़ से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अगर मान लेते हैं कि उस प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आप कारक यूज़ कर रहे हो, तो अगर वो आपको कारक आने अभी सस्ते आने वाले टाइम पे क्या हो, महंगे मिलने के चांसेस हो, तो आप क्या करो, अभी खरीद के रख लोगे। मतलब कि इस केस में क्या होगा, जो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, लोचदार होगी। क्यों होगी, क्योंकि कारकों की कीमतें बढ़ने की आशंका क्या ज़्यादा है।
ये हो गया, ठीक है। अब वस्तु की प्रकृति भी कई प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा वस्तु जैसे कि नाशवान वस्तु हो गई, टिकाऊ वस्तु हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचो, अगर वस्तु नाशवान होगी, जैसे कि अगर हम मतलब साग सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं, फिर फल फ्रूट वगैरह खरीद के लाते हैं, तो सोचो अगर ये सस्ते हो जाए, ठीक है, तो इनकी प्राइस पे मतलब अगर इनकी प्राइस में हल्का सा चेंज आ जाए तो लोग क्या करते हैं, इनकी डिमांड को इनकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, तो कहने की सप्लाई क्या हो जाएगी, अगर सिंपल अगर प्राइस कम हुई है तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि अगर हम नहीं बेचेंगे तो माल क्या होगा, सारा खराब हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, वस्तु की प्रकृति। तीसरा कह सकते हो कि जोखिम सहन करना। क्या करना? जोखिम सहन करना। अब जोखिम सहन करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, क्या हो कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक, अब प्रोड्यूसर अगर आपके अंदर मतलब रिस्क लेने की एबिलिटी है, मतलब जोखिम सहन करने की है, तो वहाँ पर क्या होगी, जो पूर्ति की लोच क्या होगी, वो बेरोजगार हो। क्या? पूर्ति की लोच क्या होगी, बेरोजगार। और चौथा आप कह सकते हो समय अवधि। समय अवधि का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर हमने शॉर्ट टर्म में किया, ठीक, और वो क्या होता है कि अच्छे से काम ना कर पाए, अच्छे से उसकी सेलिंग ना हो पाए, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जो पूर्ति होगी, मतलब उसकी क्या, वो बेरोजगार हो जाएगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म में करें तो उसकी पूर्ति क्या होगी, रोजगार रहेगी। ये 4 से 5 टॉपिक आपके इसके थे। तो यहाँ तक हमारे कितने हो गए, मतलब कि हमने मतलब पहला दूसरा मतलब वहाँ पर जो चैप्टर थे हमारे सारे के सारे हमने देखा है। तो अब फाइनली क्या करते हैं, हम जंप करते हैं चैप्टर नंबर 12 और 13। यहाँ से भी क्या होता है कि आपके मुश्किल से 8 से 9 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से भी बनेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक को ध्यान समझना है और बहुत अच्छे से मैं सारी के सारी टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को चैप्टर सारा डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे वहाँ के सारे चैप्टर को भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर सारी वीडियो वहाँ पर क्या हमने अपलोडेड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे पहले। 12 तो 12 में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे कि एक तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और इसमें बहुत सारे आपने पढ़े होंगे मार्केट, जैसे एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, या फिर आपका एकाधिकार अल्पाधिकार। तो इसमें मैंने सिलेबस आपका जो सेकंड टर्म का मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि आपका सिलेबस इस वीडियो में कौन से सिलेबस की बात होगी, सेकंड टर्म की बात होगी। या आप लोगों का क्या होता है कि पूरा टॉपिक नहीं, जो आपके सेकंड टर्म में सिलेबस आ रहे हैं वो ही हमारी क्या हो रहा है इस वीडियो में, उसी वीडियो का ही मतलब उसी टॉपिक्स का यहाँ पर तांडव हो रहा है। क्या हो रहा है, उसी वीडियो का यहाँ पर क्या तांडव हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना पहले, तो सबसे ज़्यादा हमें समझना है कि पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से मैंने बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता, जब भी आप इन टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो आप पहले इनकी विशेषताओं को ध्यान से देखोगे और फिर उसी से हम 1-2 पॉइंट निकाल के क्या करेंगे, इसकी परिभाषा भी देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है। मैंने बाजार बताया था क्या होता है। बाजार का मतलब आप सिंपल कर सकते हो कि बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं। कहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, किस लिए आते हैं, वस्तुओं सेवाओं को बेचने खरीदने के लिए यहाँ पर। तो अब हमें समझना पूर्ण का। तो सबसे पहले देखो, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, बाजार का वह रूप होता है जहां पर क्या होता है, क्रेता और विशेषता, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा यहाँ पर समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय किया तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। मेन तो ये आपको यहाँ से, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका जो बनेगा, या तो 4 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके जनरेट होंगे। क्या करूँ मैं, या तो 4 से या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल सकता है। क्या होगा, समझना ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना कि विशेषता, पहले उसके मैं पॉइंटों में गिनवा दूँ फटाफट। क्या होता है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। आप साथ में बोलते रहे क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं निष्कासन होता है। तीसरा क्या होता है, यहाँ पर समरूप वस्तुओं का विक्रय होता है। चौथा क्या होता है कि चौथा अगर आप देखोगे यहाँ पर पूर्ण ज्ञान होता है। और पांचवा क्या होता है, मांग मकर होता है। तो अब यहाँ पर हमें 1 बाय 1 समझना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसकी पहली विशेषता क्या है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, मतलब इस बाजार में क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या बहुत अधिक होती है। तो अगर कोई क्रेता बाई चांस मानते बाजार है, ठीक, कौन सा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर किसी क्रेता की किसी से कोई बहस हो जाती है, या फिर कोई मान लेते कि जो सेलर वो मतलब अपने उसका काम धंधा नहीं चलता है, तो अगर वो दुकान बंद करके चल तो मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बताओ पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो मार्केट की छोटी सी यूनिट होती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये होगा। दूसरा कह रहा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं निष्कासन, मतलब कि जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, क्या करो, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी मार्केट में आ सकता है और मार्केट में कभी भी एग्जिस्ट हो सकता है, मतलब बाहर जा सकता है। ये हो गया। तीसरा क्या था हमारा, तो तीसरा समरूप वस्तु। आप कहोगे ये समरूप क्या होता है, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस गुड्स कहते हैं।
तो समरूप का मतलब क्या होता है, देखो कि अगर आप मार्केट में जाते हो, आपने देखा कि बहुत सारी वस्तु होती है, वो लगभग सभी के पास क्या सेम होती है। तो समरूप वस्तु क्या होती है, वे वस्तुएं होती हैं जो रंग रूप मतलब रंग रूप आकार और साइज मतलब उनके साइज से एक जैसे दिखाई देती हो, वो क्या कहलाएंगी, समरूप वस्तुएं। और दूसरा इसमें चौथी विशेषता क्या है इसका, मांग मतलब पूर्ण ज्ञान। ये लोगों को मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसमें जो सेलर होते हैं, क्या उसमें जो सेलर होते हैं, उसमें जो बायर्स होते हैं ना, उनको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप कभी मतलब आपने देखा कि लेडीज वगैरह अगर सामान लेने आती है तो साड़ी वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई लेडीज है तो अगर दुकानदार साड़ी ले रही है तो वहाँ पर अगर उसने 1000 रुपये के बताए तो क्या वो लेडीज़ दे के आती है, नहीं, वो क्या होती है, उसे पता थी कि जो साड़ी होगी वो 300 रुपये में, नहीं 300 रुपये में नहीं, क्योंकि इतना भी प्राइस कम नहीं होता वहाँ पर। तो वो जो कम से कम अगर 1000 रुपये की प्राइस की कोई वहाँ पर साड़ी है तो वो क्या करती है, वो उससे 700 या 800 या 600 रुपये तक की वहाँ से परचेज करके, क्यों, क्योंकि जो उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, मार्केट में उसकी प्राइस क्या है। और सेम क्या होता है कि जो बेस्ट सेलर होता है उसको भी पता होता है कि हाँ इसकी प्राइस कितना, वो कितने में दे सकता है। ये सारी चीज़ होती है। वो बस एक होता है कि वो ऊपरी प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, वो 600 के आइटम को 1000 बताएंगे, 600 के आइटम को 1200 बताएंगे। अब होता है कि कस्टमर को क्या नॉलेज होती है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो सिंपल ही बात है, कस्टमर की नॉलेज आज के समय में कमी है क्या, ज्ञान की कमी है, नहीं, तो वो चीज़ होती है। और हो गया, और इसमें मांग वगैरह क्या होता है, आप सिंपल कहते हैं इसमें तो पूर्णता लोजदार होता है। पूर्णता लोजदार का मतलब कि आपकी प्राइस यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर प्राइस होती है कांस्टेंट रहती है और आप उस प्राइस पे जितना मर्जी सामान सेल कर सकते हो, जितना मर्जी सामान परचेज कर सकते हो। तो इसकी क्या आती है, सारी विशेषताएं थी। अगला टॉपिक हमें देखना है बाजार मांग और बाजार पूर्ति से संतुलन कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव। क्या है बाजार मांग और बाजार, तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम के द्वारा बात करूँ तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने पूर्ण प्रतियोग, ठीक, मतलब आपका मार्केट है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर रखा है, डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है, ये डायग्राम हो गया, ये आपका डिमांड और सप्लाई क्या है, मानते हैं सप्लाई का डायग्राम हो गया और ये क्या हो गया हमारा डिमांड का, ये हमारी क्या प्राइस हो गई, ठीक है। तो अब कहते हैं मानते हैं अगर डिमांड बढ़ेगी तो डायग्राम पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब जो संतुलन कीमत होगी उससे क्या इफेक्ट होगा। अगर हम देखें तो मान लेते हैं अगर हम डिमांड को बढ़ाते हैं, डिमांड क्या होगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्या ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो अब देखो ऊपर की ओर बढ़ने से प्राइस क्या होगी, बढ़ गई, और क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो आप इसको बता सकते हो, सिंपल ही बात है कि जब क्या होता है कि मांग में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत क्या होगी, ऊपर बढ़ेगी, और मांग में कमी होने से संतुलन कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये हो गया, और संतुलन जो बिंदु होगा क्या ऊपर की ओर खिसक जाए। अब इसका जस्ट अपोजिट करिए, अगर मांग में कमी करते हैं, देखिए यहाँ पर डायग्राम, अगर हम मांग में कमी करते हैं तो मांग में कमी करने से प्राइस क्या होता है, प्राइस ही कहेगा, प्राइस घट जाएगा और क्वांटिटी भी कहेगी घट जाएगी, और संतुलन जो बिंदु होगा भी क्या घट जाएगा। तो ये क्या था, ये पूर्ति के केस में था कि क्या इफेक्ट होगा। अगर इसी को हम अपोजिट करते हैं किसमें, अगर इसको हम पूर्ति के केस में देखते हैं कि पूर्ति के केस में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पर डायग्राम अगर जैसे कि हमने बना लिया, डिमांड हो गया ये सब डिमांड और ये क्या सप्लाई, ठीक है। अब हमें सप्लाई को बढ़ाना घटाना है, तो सप्लाई बढ़ेगी कहाँ, क्या करना है, सप्लाई बढ़ेगी ऊपर के नीचे की ओर, आपको भी सर नीचे की ओर बढ़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सप्लाई होती है, ठीक है, और जो प्राइस होती है उनके बीच में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, और सप्लाई घटेगी कहाँ पर, वो ऊपर की साइड होगी। ये हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अब अगर हम यहाँ पर कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ये प्राइस ये। अब जैसे कि हमने क्या हुआ कि पूर्ति हमने क्या करी, पूर्ति हमने क्या कर दी, वृद्धि की। तो वृद्धि करने से क्या हो गया, प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, मतलब मात्रा क्या हो जाएगी, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे क्या होता है कि हमने कमी करते हैं, कमी करने से क्या प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, और उसकी जो मात्रा होती है क्या होती है, कम हो जाती है। क्या आता है, इम्पैक्ट। ये हो गया। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइनली क्या करना है, क्या कह रहा हूँ, फाइनली इस पूरी की पूरी जो बुक्स होती है उस बुक के 2 लास्ट टॉपिक पढ़ना है, और 100% कह रहा हूँ, क्या करूँ मैं, 100% कि आप लोग यहाँ से क्या करिए, टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, और यहाँ या तो फिर आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी, पहले आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए पहले, फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चाहिए। हो गया, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 टॉपिक को समझना है। न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहते हैं, क्या करूँ मैं, न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहते हैं, और फिर होता है इसी को हम, जैसे कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, पटल कीमत भी कह सकते हो, और दूसरा क्या है, उच्चतम समर्थन कीमत। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 टॉपिक को हमें समझना। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होती है उच्चतम कीमत निर्धारण, क्या होता है। सिंपल बात है, क्या है उच्चतम कीमत निर्धारण। तो कभी आप लोगों ने सुना होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि
हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो खाने पीने की आइटमें होती हैं उनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। अब सोचो जो बड़े लोग हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं, उनको खरीदने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अगर कोई मिडिल वर्ग का बंदा है या बहुत ज़्यादा लोअर है, तो अब सोचो कि दाल चावल हो गया, तेल, जैसे आप लोगों को आज पता है तेल की प्राइस आसमान छू रही है, क्या हो रही है, तेल की प्राइस आसमान छू रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्राइस बढ़े, तो सोचो एक जो अमीर बंदा है उसको खाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, उसके पास पैसा बहुत अनलिमिटेड पैसा है। लेकिन अब सोचो वहीं एक जो समाज का सबसे पीछे समुदाय का जो हिस्सा है, मतलब एक गरीब, बहुत गरीब है, ठीक, वो क्या खाने में उसको दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ठीक। अगर शायद इतनी ज़्यादा प्राइस होगी, शायद वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पाए। तो इससे हमारे समाज में, हमारे यहाँ देश में क्या हो जाएगी, खलबली मच जाएगी, मतलब कि भूखमरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी हमारे देश के अंतर्गत कभी भी जो खाने वाली जो आवश्यक जो चीज़ें होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा वगैरह होगा, ठीक है, अगर इनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ती है, क्या इनकी प्राइस बढ़ती है और इतनी बढ़ने लगती है कि जो सरकार नोटिस करती है अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना है। क्योंकि आम चीज़ मतलब खाने पीने के आइटम में बढ़ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि एक आम इंसान के लिए सरकार का मतलब, हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो सरकार का मेन काम क्या होता है कि अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा करना। तो अब यहाँ पर सोचो, तो ये क्या होता है कि जो सरकार उच्चतम कीमत निर्धारण करती है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि सरकार आती है, अगर ऐसा केस हमारी इकोनॉमी के अंदर होता है तो सरकार, और वो जो केस होगा अगर प्राइस मतलब उच्चतम कीमत निर्धारण का मतलब अभी देखेंगे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक कीमत होगी, क्या उच्चतम कीमत, अब निर्धारण एक ऐसी कीमत होती है जो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, सरकार द्वारा। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना कि उच्चतम कीमत निर्धारण, बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपका टॉपिक आएगा वो 100% के चांस है कि इन दोनों में से आपका एक टॉपिक आपका जरूर है। तो यहाँ पर आप देखो कह रहे हैं कि उच्चतम कीमत निर्धारण वह कीमत होती है जो सरकार द्वारा क्या निर्धारित की जाती है, और किसके लिए, उपभोक्ताओं के लिए। क्या होती है, उपभोक्ताओं के लिए की जाती है, आप सिंपल बता देना, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए की जाती है। और ये जो सरकार संतुलन कीमत बनाती है उच्चतम, ये हमेशा क्या होती है, संतुलन कीमत से क्या होती है, नीचे होती है। कि जहाँ पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होगा तो उस मार्केट से क्या होती है, बिल्कुल नीचे होती है। क्या होती है, बिल्कुल नीचे होती है। और जब सरकार ये कीमत क्या करती है, कीमत डिसाइड करती है, तो उसी दौरान क्या होता है मार्केट के अंदर, क्या काला बाजारी, मतलब जिसे हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। क्या होता है, ब्लैक मार्केट। अब देखो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि ब्लैक मार्केटिंग मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि जो विक्रेता होते हैं, क्या जो सेलर होते हैं ना, वो क्या होता है कि जो आइटम्स होते हैं, जो सामान होती है ना, वो सरकार से छुपाकर क्या होते हैं, बेचते हैं। किससे, सरकार के छुपाकर बेचते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको काला बाजारी कहते हैं। अब जब काला बाजारी होती है तो सरकार कहती है काला बाजारी, मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो उसको खत्म करने के लिए सरकार राशनिंग, मतलब आपने सुना होगा कि जैसे कि घर पे, मतलब जो अगर आप लोग भी राशन वगैरह लेते होंगे तो वहाँ पर आपको गेहूँ वगैरह क्या 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलते होंगे, चावल जो आपको 10-12 रुपये किलो। लेकिन अगर वही आप गेहूँ वगैरह क्या करो, अगर आप वही गेहूँ और चावल वगैरह मार्केट से खरीदते हो तो शायद वो आपको जो गेहूँ हो तो 2 रुपये किलो वाला आपको 12 रुपये 15 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर वही आप चावल जो 15 रुपये में गवर्नमेंट दे रही है, वही चावल आपको 30 से 35 रुपये 40 रुपये तक का मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में क्या है, सरकार क्या करती है, जो लोग होते हैं वो सारे के सारे जो राशन के मतलब वो आइटम्स होती है क्या सरकार से छुपा कर बेचते हैं। ठीक है, क्या छुपा कर। तो वहाँ पर जब छुपा कर बेचेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार राशनिंग की प्रक्रिया शुरू कर देती है, जिससे क्या होती है वो चीज़ें खत्म हो जाती है। अब इसका डायग्राम देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, प्राइस इतनी थी, जो सरकार मतलब जो पहले बाजार हमारा कहा संतुलन इस वाले पॉइंट पे था। लेकिन अब देखा कि सरकार ने कि प्राइस लगातार क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। प्राइस मतलब मीन्स लगातार प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ रही है तो अब सोचो किसकी बढ़ रही है, खाने पे अनाज वगैरह की कह सकते हो, जो जरूरी चीज़ है, जैसे गेहूँ हो गया, फिर चावल वगैरह हो गया। तो इससे अमीर बंदा तो खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब बंदा कहाँ जाएगा। तो उस केस में सरकार कहती है अब अपनी प्राइस बताती है, क्या आती है, प्राइस। तो देखो जब यहाँ पर प्राइस बढ़ी तो डिमांड सिर्फ कितनी इतनी होती, लेकिन जैसे ही सरकार ने क्या किया, उच्चतम कीमत निर्धारण किया, तो यहाँ पर डिमांड क्या हो गई, आपकी डिमांड यहाँ से बढ़कर क्या इधर आ गई, यहाँ तक आ गई। तो मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब खरीदेंगे कि, और इससे क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। तो ये आपको करना है कि पूरे ऐसे इसको आपको पैराग्राफ में लिख के आना होगा 4 नंबर के टॉपिक में। पूरा पहले डेफिनेशन बताओगे फिर डायग्राम बता देना, ठीक है। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक हमारा देखते हैं पटल, या फिर आप कह सकते हो क्या, पटल कीमत या न्यूनतम समर्थन कीमत। अब सेम इसका अपोजिट था, क्या कह रहा हूँ मैं, सेम इसका अपोजिट था। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, क्या करूँ मैं, आप लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे ना, पूरा आपका टॉपिक होगा। इसमें क्या हुआ, उसमें क्या था, सरकार थी, इसमें भी सरकार है, सिंपल ही बात है, कॉमन थिंग्स है। अब यहाँ पर जो बात हुई थी एक उपभोक्ता के लिए, लेकिन यहाँ पर बात होगी क्या, उत्पादक के लिए।
वो सर समझ नहीं आ रहा है, चिंता मत करो मैं बता दूँ। तो कभी कभी आप लोग गांव वगैरह जाते होंगे, फिर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो गांव में ही रह रहे हो, तो आपने सुना कभी कभी हमारे यहाँ पर गांव वगैरह में जैसे कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, मतलब जो वस्तुओं जो अनाज वगैरह होता है बड़ी मात्रा में, तो उस समय कहता है किसान की बल्ले बल्ले होती है, किसान बेचारा बिल्कुल खुश हो जाता है, उसके मतलब पूछो मत उसकी इतनी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि भगवान उस पर मेहरबान हो जाते हैं और इतना ज़्यादा अनाज हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली तो देखा जाए ना, अगर हम इनडायरेक्टली देखें ना, इसका बहुत बड़ा क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्या होता है समझना से, अब मान लेते हैं कोई किसान है, ठीक है, उसको क्या होता है कि उसको मानते हैं कि उसके परिवार में जो भी सदस्य थे उसको क्या होता है कि 50 kg की अनाज जरूरत है, ठीक, एक साल में। लेकिन हुआ क्या कि भगवान ने मतलब भगवान मेहरबान हुए और वहाँ पर क्या अनाज आपको 1.5 कुंटल, क्या करो 1.5 कुंटल हो गया। तो कहीं नहीं कि उस पर 1 कुंटल अनाज क्या ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, अनाज 1 कुंटल ज़्यादा हो गया। अब सोचो बेचारा क्या करे, अनाज रखे घर में। आज के समय क्या होता है, एक ऐसा समय होता है कभी कभी अनाज को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े घर वगैरह में मिट्टी के टैंक टाइप के बनाते, लेकिन आज के समय क्या आपने देखा कि फसलों को खराब करने वाले बहुत कीड़े मकोड़े वगैरह घुन वगैरह लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अनाज उसको रखेगा नहीं। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या, मार्केट में बेच देना। अब सोचो सेम वही कहानी एक किसान के साथ नहीं बल्कि गाँव के हर एक किसान के, दूर दराज के जितने भी गाँव वगैरह थे हर किसान के साथ में। तो वहाँ पर क्या किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सिंपल सी बात है, ये चीज़ ये नियम यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू घट जाती है। क्या करो मैं, कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू, तो आप लोग भी चीज़ होगी, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हो, किसी के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, तो 100% गारंटी देता है कि आपकी वैल्यू भी घटेगी। क्या करो मैं, आपकी वैल्यू भी घटेगी। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान समझिए। तो अनाज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अनाज बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि अब जब किसान मार्केट में बेचने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उन्हें भी मार्केट में जो बैठे होते हैं, जो महाजन वगैरह जमींदार वगैरह जो अनाज को खरीदते थे, उन्हें भी पता होता है कि आज के मतलब इस सीज़न में क्या हुआ कि अनाज भरपूर मात्रा में हुआ। तो उनकी जो पहले वाली जो प्राइस होगी उस मतलब पहले मानते 20 रुपये किलो या 18 रुपये किलो था, लेकिन अब वो प्राइस कर देंगे कि 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। तो सोचो इस केस में कोई किसान मतलब कोई किसान अपना अनाज बेचना चाहेगा बेचारा? नहीं। अगर बेचेगा तो क्या होता है फिर वो दोबारा सोचेंगे, दोबारा हम जिंदगी में कभी भी उत्पादन नहीं करेंगे, इससे क्या वो हतोत्साहित हो जाएगा। लेकिन यहीं पर क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है हमारे देश की, वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है, अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है किसानों को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि किसान क्या हतोत्साहित ना हो, किसान मतलब नाराज ना हो। क्या करती है वहाँ पर, क्या लाती है, न्यूनतम मतलब पटल कीमत कह सकते हो या फिर न्यूनतम समर्थन कीमत। तो ये किसके लिए होती है, उत्पादक के लिए होती है, और ये हमेशा क्या होगी, ऊपर होगी। क्या होगी, ऊपर होगी। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ पर अब सोचो यहाँ पर मानते हैं मार्केट में क्या इसकी प्राइस मानते हैं 20 रुपये, कि मार्केट में जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो मार्केट में प्राइस कितनी 20 रुपये थी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो आप इन पे बेच सकते हो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी किसी भी किसान को फोर्स नहीं करती कि आप हमारे पास ही आइए, आप अगर हमसे भी अच्छा कोई प्राइस देगा तो आप वहाँ बेच दो, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है गवर्नमेंट कहती है देखो मार्केट में 20 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 26 रुपये देंगे। क्या करेंगे, 26। अब सोचो किसानों का इस पे भला होगा कि इससे फायदा होगा, आपको भी सर 26 वाले फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1 kg पे 6 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बस यही सी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन कीमत, ठीक। और ये हमेशा क्या होगी, मैंने लिखा है संतुलन, आपका संतुलन यहाँ पर था, ये हमेशा क्योंकि संतुलन कीमत से ऊपर होगी। और इसमें जैसी कीमत सरकारी लगी तो इससे क्या किसान ज़्यादा क्या कर देगा, अनाज को बेच देगा। यहाँ तक ये टॉपिक हो गया। तो फाइनली क्या होता है कि जो हमारा ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे इकोनॉमिक्स में एक तांडव होने वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो फाइनली तांडव क्या होता है, खत्म होता है। और इसमें हमने सारे के सारे टॉपिक को जबरदस्त हमने रिवाइज किया है। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।